F2। F2। और सबसे पहले तो ये करना है कि जो लोग अभी भी मिनिमम 7 आवर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं वो तो पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि कई बार बता चुका हूँ, कई सर लोग बताते हैं इतना तुम्हारा लेक्चर टाइमिंग होता है 6 आवर का, तो मिनिमम 6 to 7 आवर तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, तभी होमवर्क या बाकी रिवीजन भी हो पाएगा। जो लोग कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, इसको इंक्रीज करो थोड़ा बहुत, और जो नहीं कर रहे इतना तो उसको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। और बताओ, और कोई डाउट इस दोनों सेक्शन में? बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं पार्ट 1 में, देख लेता हूँ उसको। सेक्शन ई का E2। अब E2 में बोला जा रहा है यहाँ पे तो सारा लॉजिक। अब यहाँ पे एक ये देखना है, जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये भी सोचना है कि सर अलग से कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा है, जितना क्लास में बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो तुम्हें भी वही काम करना है, अच्छे से थ्योरी को पाना है और उसके बाद लॉजिक वही कहीं ना कहीं है। सबसे पहले E2 बोला जा रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन whereas the reverse is true for second ionization enthalpy। इवन ये दोनों पार्ट लोग किए हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे है कि बोरन और कार्बन, एक बार ये लेक्चर नोट्स ओपन करो नोटबुक, उसमें हम लोग क्लास में कर रखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। इसमें जो ऑर्डर आ रहा था तुम्हारा IE1 का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, दैट मीन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। वो ऑर्डर क्या आ रहा था देखो, उसमें नोटबुक देखो तुम लोग, Na, then fluorine, then nitrogen, then oxygen, then carbon, then beryllium, बोरॉन और लिथियम। यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ रहा था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बेरिलियम, बोरॉन। और इसका रीजन क्या था? यहाँ पे नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन हाफ फील्ड था और बेरिलियम का फुल फील्ड होने के चलते अपने एडजेसेंट वाले एटम से आयोनाइजेशन एनर्जी उसका ज्यादा हो जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे कंपेयर किसमें बोला जा रहा है? कार्बन एंड बोरन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन का ज्यादा, तो क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन का ही ज्यादा होता है बोरन से। अब इसी में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया जा रहा है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब C+ बन चुका है और ये क्या बन चुका है? B+। B+ और C+, तो C+ का कन्फिगरेशन क्या आ जाता है तुम्हारा? 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ये दोनों केस हम लोग क्लास में कर चुके थे। और ये क्या रहेगा तुम्हारा? सिंपली 1s2, ये 1s2 2s2। अब ये 1s2 2s2 ये फुल फील्ड क्रैक कर रहा है, दोनों S क्या है यहाँ पे है? फुल फील्ड आ रहा है यहाँ पे है, और दोनों S अगर फुल फील्ड है, फुल फील्ड, तो फुल फील्ड होने के चलते अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जा पाए, जबकि ये कम्प्लीटली ना तो फुल फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है, पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा, जबकि इजीली बाहर नहीं जाएगा B+ का इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्योंकि ये फुल फील्ड की तरह आ गया 1s2 2s2, दैट मीन्स इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहता है बोरॉन का। तरीके से सोचना था, रीजन क्या यहाँ पे है? हाफ फील्ड फुल फील्ड के तरीके से सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें E3 का 2, E3 के 2 पार्ट में among the elements boron, aluminum, carbon and silicon, which element has highest first ionization energy? तो highest first ionization energy क्या, अगर देखें यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बोरन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन। तो हाईएस्ट की बात करें यहाँ पे है, हम लोग को पता है कि टॉप साइज के साथ इसका रिलेशन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी का। और जब साइज के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो बोरन और एल्यूमिनियम, ये कार्बन क्या आ रहा है तुम्हारा? बोरन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन,
तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइज एनर्जी क्या होगा, इसमें यहाँ पे डिक्रीज ही करेगा, और आयोनाइज एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स बोरॉन और कार्बन का ही ज्यादा रहेगा। और बोरॉन और कार्बन में किसका ज्यादा रहेगा, फर्स्ट एनर्जी वो हम लोग देख रखे हैं यहाँ पे कार्बन का, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन का। सेकंड वाले पार्ट की बात करूं, व्हिच एलिमेंट है द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर के साथ रिलेशन क्या था, तो सब लास्ट पॉइंट देखो आयोनाइज एनर्जी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आयोनाइज एनर्जी या मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइज एनर्जी, दैट मीन जिसका आयोनाइज एनर्जी कम है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे देखना है कि आयोनाइज एनर्जी कम किसका, यहाँ पे जो आयोनाइज एनर्जी कम होगा वो किसका रहेगा, तुम्हारा एल्युमिनियम का। ये तो आ रहा है कि यहाँ पे बोरॉन कार्बन, बोरॉन कार्बन में किसका ज्यादा था, कार्बन का। इसी तरह एल्युमिनियम और सिलिकॉन में किसका ज्यादा हो जाएगा, सिलिकॉन का एल्युमिनियम से। तो बोरॉन कार्बन का तो ज्यादा था इस दोनों से, अब इस दोनों में कम किसका है, एल्युमिनियम का, क्योंकि तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तो। और ये क्लास में भी लिखाया गया थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी, जिसका कि आयोनाइज एनर्जी सबसे कम वो सबसे अच्छा मेटल, उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या रहता है, एल्युमिनियम। सर पूरा ऑर्डर लिख कर दीजिए ना। देखो क्लास नोट देखो तुम इसमें, ये चारों का ऑर्डर, इस चारों में ऑर्डर देखो, कंपेयर करो, यहाँ पे है इस चारों का ऑर्डर में क्या रहेगा तुम्हारा, कार्बन का सबसे ज्यादा आ ही रहा है उसमें, फिर क्या रहेगा तुम्हारा बोरन, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे है सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, इसका भी सोचना था यहाँ पे। बाकी वैसे यहाँ पे इसका डेटा भी देखना पड़ेगा, बट ये प्रॉक्सी आएगा ये बोरन और कार्बन, ये सिलिकॉन में, क्योंकि एक इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है यहाँ पे, बट फिर भी क्या रहेगा तुम्हारा बोरन का ही ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। F2, F2 में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी whereas ऑक्सीजन हैज नेगेटिव, however ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। अब दोनों अलग अलग पार्ट है वहां पे। पहले यहाँ पे देखना है कि F2 में नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी whereas ऑक्सीजन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे तुम्हें बताना था कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर जा करके देखो, मैंने वहां पे बताया हुआ है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। इसमें इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, नाइट्रोजन हाफ फील्ड, नियोन और बेरिलियम क्या होता है, फुल फील्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ऐड ही नहीं होना चाहिए क्योंकि आप फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड आ रहा है नाइट्रोजन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे, वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे। और जब एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होता है इस केस में यहाँ पे है, इवन यहाँ पे मैंने बता रखा है कि इसका जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, जीरो। इसका जो वैल्यू आता है अप्रॉक्स क्या रहेगा, यहाँ पे है जीरो। एक मिनट वेट करो इसमें। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। यहाँ पे है, यहाँ पे जो देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। यहाँ पे नाइट्रोजन जो भी हाफ फुल और फुल फील्ड है वो क्या रहता है, वहां पे है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू कम ही होता है। तो मैं नोटबुक देखना है, सारा कुछ नोटबुक में दिया गया है, और जैसे नोटबुक देखोगे वहां पे इसके लिए जो नाइट्रोजन मैंने वैल्यू भी लिखा रखा होगा इवन, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो या पॉजिटिव। जबकि ऑक्सीजन का एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ था, ऑक्सीजन में नेगेटिव वैल्यू आता है 141 किलो जूल पर मोल, बाकी सबका नेगेटिव रहेगा इस तीनों को छोड़कर के। इसका तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है, इसका ऑलमोस्ट जीरो आ जाता है, या कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब जीरो या कुछ पॉजिटिव ही आता है, जबकि ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव। जबकि however ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, तो वो तो अलग रीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का कम आ रहा है नाइट्रोजन से क्योंकि इसका फुल फिट है, दोनों अलग अलग पार्ट है। क्लियर है यहाँ पे, ये तो सारा कुछ नोटबुक को जितना ज्यादा एनालाइज करके पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, उतना ज्यादा ये क्लियर होता है।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। ये तो सब्जेक्टिव पार्ट था। नेक्स्ट बताओ, इसमें यहाँ पे सेक्शन पार्ट टू का सेक्शन ई एंड एफ। E1, E4, F4, 5 बताओ कौन सा 5? E E5। और आई थिंक इसके क्वेश्चन सॉल्व करने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसको अलग से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें बहुत ज्यादा ये कुछ करने की जरूरत नहीं। बुक पेज पलटोगे, एक बार देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ही नहीं। तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी फिजिक्स मैथ स्कोरिंग पेपर ना था, बट एवरेज बच्चों के लिए केमिस्ट्री एक स्कोरिंग पेपर होता है, जिसको ध्यान देना है। बाकी फिजिक्स मैथ तो पूरा, अगर जेई करना, इंजीनियरिंग करना है, तो फिजिक्स पे ही पूरा टिका हुआ है, तो फिजिक्स मैथ तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, और भी कोई डाउट है तो बताओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें E1 से। F2 F2। E1 में अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, ये ऑप्शन आ रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। सही स्टेटमेंट है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, कि हम लोग यहाँ पे इसी ग्रुप में जाते, ये पीरियड में जाते हैं। वो पीछे देख रहे थे, अभी यहाँ पे है, मैंने यूज कर चुका, बट यहाँ पे सेम ही रहेगा। लिथियम, बेरिलियम, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्या, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है यहाँ पे। साइज का इन्वर्सली, तो साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, और ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ एक्सेप्शन जरूर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इन जनरल बोला जा रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। सही स्टेटमेंट है वो। The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core of noble gas configuration. वो भी सही स्टेटमेंट है। अगर जो भी इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है, नियॉन हो, आर्गन हो, जब ये फुलफिल्ड होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो एनर्जी का सडन जंप होता है। मैंने वर्ड यूज किया हुआ, क्वेश्चन में कराया हुआ है। एनर्जी का सडन जंप कब होता है? जब वो फुलफिल्ड कन्फिगरेशन आ रहा हो, लाइक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, तो वहां पे एनर्जी का सडन जंप होता है। वही बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट इंक्रीज, दैट मीन सडन जंप, वो कब होता है? जब फुलफिल्ड या इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होगा। तो सही स्टेटमेंट है बी। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी सही स्टेटमेंट है। मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था डेटा वाला एक, यहाँ पे मान लो कि 10, 20, 30, और अचानक से ये क्या हो जाए, 170 या 140 आ जाए। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो इजिली बाहर जा रहा है, और 4th इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाए तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जा रहा है, और जिसके बाद जंप हो रहा है एनर्जी का सडन जंप, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद सडन जंप हो रहा है, तो उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि बाहर जा सकता है वहां पे। एंड ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय बिग बिग जंप। 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और अचानक से एनर्जी का बिग चेंज हो रहा है वहां पे, बिग जंप हो रहा है, दैट मींस उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, इसको देखते एक बार। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स bearing lower n value is easier than from orbitals having higher n value। ये तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, अगर जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, वो अगर न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पे मान लो कि ये सेकेंड सेल है, इसमें 2s है और ये 3s है, ऑर्बिटल सेम हो वहां पे, बस इसमें क्या हो, ऑर्बिट चेंज हो जाए, एन का वैल्यू चेंज हो। यहाँ पे 3s से इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और ये इसके रिस्पेक्ट में इनर ऑर्बिट में। ये जो 2s में जो इलेक्ट्रॉन होगा,
वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर नहीं जा पाएगा 2s से, जबकि 3s इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जा पाएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू, लोअर एन वैल्यू मतलब 2 और हायर एन वैल्यू, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ पे एन का वैल्यू 2, तो इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू लगेगा, इजियर 3s से बाहर जाएगा। तो स्टेटमेंट उसमें उल्टा बोला गया है, दैट मींस डी तुम्हारा क्या रहेगा, इनकरेक्ट। क्लियर है? यहाँ पे डी ऑप्शन भी सब लोगों को इस तरीके सोचना था एक एग्जाम्पल पे। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। एफ E4, अब देखो E4 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, E4 में बस कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे चेक करना है कि विच रिप्रेजेंट्स अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक सोडियम या लिथियम। तो सोडियम एक अल्कली मेटल है ग्रुप 1 का। अब इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो इजिली बाहर चला जाएगा यहाँ पे, बट जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया यहाँ पे, अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया है, Na+, नियोन का, क्योंकि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया Na+ बनने के बाद। और जब नियोन का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, दैट मींस ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लिया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजिली बाहर चला जाएगा, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा उसमें एनर्जी का सडन जंप होगा। यहाँ पे बस तुम्हें ये गेस करना था कि एक इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब बाहर जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का सडन जंप हो रहा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का सडन जंप हो रहा है तो वही इसमें आंसर आ जाता है। इसमें आप देखोगे ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में तुम्हारा I1 फर्स्ट आयोडाइज एनर्जी जो कि कम ही रहेगा, यहाँ पे 550 दे रखा है, जबकि जब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्शन कर लेगा, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एनर्जी का सडन जंप होगा जो कि दे रखा है 750। बाकियों में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट सबसे जिसमें एनर्जी का सडन जंप हो रहा है उस ऑप्शन को टिक करते हैं वहां पे। क्लियर है? E4 के सोचना था, सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी का सडन चेंज हो रहा है वहां पे, तो आंसर क्या था इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा E5। E5 में which of the following relation is correct with respect to first and second ionization enthalpy of potassium and calcium। अब यहाँ पे सोचोगे तुम लोग कि पोटासियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करो या नॉर्मली अगर बात करते हो पोटासियम कैल्शियम, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पोटासियम कैल्शियम स्कैंडियम इस टाइप से रहता है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है इसमें, डिक्रीज करता है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इसमें, यहाँ पे है इंक्रीज ही करेगा। और वैसे भी देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट लिखोगे इसका क्या रहेगा 4s2, फुलफिल की तरह करेगा, और ये 4s1, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका रहेगा यहाँ पे है, कैल्शियम का ही ज्यादा होगा, I1, तो क्या होगा कैल्शियम का ज्यादा होगा पोटासियम से। अब इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात किया जा रहा है, तो सेकंड का मतलब क्या है, K+ बन चुका है और ये C+ बन चुका है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, तो C+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा तुम्हारा, आर्गन 4s1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं, और पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, K+ का आर्गन, ये इनर्ट गैस बन चुका है यहाँ पे। जब हम लोग I2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो I2 किसका ज्यादा होगा सोच के बताओ यहाँ पे, अब कैल्शियम पोटेशियम। पोटेशियम का, क्योंकि कैल्शियम का तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा पाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, K+ ऑलरेडी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्शन कर लिया है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहेगा, तो I2 पोटेशियम का ज्यादा होगा कैल्शियम से। बाकी ऑप्शन चूज कर लो क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख करके तुम्हें देखना पड़ेगा दोनों केस, और बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता नहीं है यहाँ से, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट, जितना लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे उतना फिर ये क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा, और रटने से फिर नहीं हो पाएगा। जो भी आ रहा है वो आ जाएगा वहां पर, मैं सारा दोनों को पार्ट क्लियर करके बता दिया, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें F2। F2 में बोला जा रहा है which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो बात कर रहे हैं F2 का,
क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आता है वो नेगेटिव टर्म यहाँ पे क्यों यूज किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एनर्जी रिलीज होता है वहां पे उस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी जो रिलीज होता है वहां पे जो एनर्जी दिखाता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव साइन। एलएच का वैल्यू क्या ले रहे थे वो वहां पे नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे लिखने का मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगा, उसी को बोला जा रहा है वहां पे नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका होता था, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन। एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए था, नेगेटिव में ही बात करते हैं वो हम लोग, क्लोरीन। 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 वो क्या था, क्लोरीन। और क्लोरीन और क्लोरीन में एक एक्सेप्शन था, मैंने डिटेल में बता रखा उसका रीजन। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता था। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव में किसका ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे है, क्लोरीन। अब सबसे कम किसका हो वो कैसे सोचोगे, तो क्लोरीन के बाद क्या आ जाता तुम्हारा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद फिर सल्फर, और सबसे कम फास्फोरस। सबसे कम फास्फोरस का क्यों, क्योंकि फास्फोरस का कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो नियॉन 3s2 3p3 हाफ फील्ड आ रहा है, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम ही होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एडी नहीं होना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन जब एडी नहीं होना चाहता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, इवन एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है यहाँ पे, पॉजिटिव में ही आता है, दैट मीन्स का सबसे कम। यहाँ पे हम लोग मोस्ट क्लोरीन का तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा होता है, इसको तो याद ही रखना है। और सबसे कम किसका, फास्फोरस, क्योंकि ये हाफ फील्ड आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं सर हाफ फील्ड है इसमें और ज्यादा एनर्जी देना होगा। यहाँ पर हम तो एनर्जी देने वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में, एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज किसमें होगा, क्लोरीन में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी नहीं होता है वहां पर। ये लॉजिक है यहाँ पे। F4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD गिवन है वहां पे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे सबका जो दिया हुआ है कन्फिगरेशन से सोचना था तुम्हें। F4 का फर्स्ट किसका कन्फिगरेशन है, नियॉन का। सेकेंड में 2s2 ऑक्सीजन का दिया हुआ है। थर्ड में सोडियम का, और फोर्थ में क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा यहाँ पे है, चारों में किसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहेगा, फ्लोरीन। क्लोरीन। बिल्कुल सही है। क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन भी सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन ऐड किसमें होना चाहता है, जो नॉन मेटल है। यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। अब बच गया तुम्हारा नियॉन और सोडियम। तो नियॉन तो क्या रहता है यहाँ पे, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता यहाँ पे, ये फुल फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आता है यहाँ पे वैल्यू, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आता है यहाँ पे है। उसके बाद क्या जाता है तुम्हारा यहाँ पे है सोडियम, क्योंकि ये भी मेटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहते, लूज ही करने का टेंडेंसी रहेगा। बट फिर भी एज कम्पेयर टू नियॉन, सोडियम का स्लाइडली इसमें ऐड करने का टेंडेंसी रह पाएगा। एंड लास्ट में नियॉन, नियॉन में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है इवन तब ऐड जा करते हो, ऑर्डर ये आ जाता है। सिर्फ इसमें फोर्थ का सबसे ज्यादा, फोर्थ के बाद फिर ये स्टार्टिंग का दो भी पता है कि ये नॉन मेटल है यहाँ पे, क्लोरीन, फिर देन ऑक्सीजन, देन सोडियम, देन नियॉन। चलो ये पार्ट तो हो गया। इसमें लास्ट पार्ट की बात करें हम लोग, इसमें पार्ट थर्ड। एक एक क्वेश्चन को सोच के सॉल्व करो, फिर वो एग्जाम में फिर ये हो पाएगा जरूर, और फिर पीछे से आंसर देख करके मैच करा लिए तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता। अब बताओ, इसमें भी सेक्शन ई एंड एफ, पार्ट थर्ड में E4 E5
F3, F6, F7, चलो सारा डाउट आ गया। आई थिंक और भी कोई डाउट बताओ इसमें, और बाकी लोग भी बताना है डाउट, ऐसा नहीं कि कुछ 5-6 लोग हो वही मैक्सिमम डाउट पूछते हो, बाकी लोग भी अगर, और करना तो सबको है ही। ये प्रिव्यू टेबल नया चैप्टर था, 10th में पढ़ चुके हो, उससे रिलेटेड चैप्टर है, करना तो पड़ेगा होमवर्क। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एग्जाम में तुम्हें सॉल्व हो जाएगा जब यहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे तो। E2, और अगर तुमने सॉल्व किया, अगर टाइम दिए हो क्वेश्चन के पीछे और उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तुमने रिवाइज भी किया लेक्चर नोट को, टाइम भी दिया क्वेश्चन के पीछे, फिर भी सॉल्व नहीं हो, उसको तो पूछना है आपको। बट ये भी नहीं करना है कि सर पूछ कह रहा है इतना, पूछ लो क्वेश्चन, तो नहीं नहीं भी सॉल्व किया तो रैंडम सा कुछ लगता है कि पूछने लायक क्वेश्चन है उसको पूछ लेती, ये भी नहीं करना उसमें। F4, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसमें। यहाँ पे अब देखो, इसमें पहले 2 ही सेक्शन हुआ करता था मैक्सिमम जो बुकलेट होता है उसमें, बट अब मेंस का जो एक्सरसाइज 1 होता है डिजाइन किया जाता है मेंस के लिए। मेंस में इंटीजर टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें सेक्शन ई अलग से दे दिया गया है, मतलब पार्ट थर्ड जो है इसमें अलग से दे दिया गया है, जो कि मेनली इंटीजर टाइप मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें E2, आई थिंक E2 तो देख लेते हैं, फिर भी हो जाना चाहिए वैसे E2। अभी तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव आयोनाइजिंग एनर्जी ग्रेटर देन द फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एटम से ग्रेटर किसके लिए यहाँ पे आयोनाइजिंग एनर्जी? तो जो भी तुम्हारा फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का, और ये सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजिंग एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा ही रहेगा, जो भी उसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसका ज्यादा ही रहेगा वैल्यू। तो सेकंड पीरियड का कौन कौन सा आ रहा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, कार्बन, इस 5 का तो ज्यादा ही रहेगा आयोनाइजिंग एनर्जी। अब बच गया तुम्हारा इसमें, मैं लिख लेता हूँ एक ऑर्डर में ही, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब यहाँ पे आयोनाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्लास नोट्स में क्या गया है, इसमें सबसे ज्यादा किसका रहता है, क्लोरीन का, देन फास्फोरस, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस रहता है, फास्फोरस हाफ फील्ड है तो इसका ज्यादा रहेगा, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। ज्यादा किसका यहाँ पे, क्लोरीन का ज्यादा है, इस 5 का तो ज्यादा रहेगा ही, और एक क्लोरीन का ज्यादा रहेगा। सल्फर का भी कम होगा, सिलिकॉन का और एल्यूमिनियम का। तो आंसर आई थिंक 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा आ रहा है, तो आंसर 6 आ रहा होगा, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर E4 एंड E5, इसको देखना यहाँ पे। अब E4 की बात करें यहाँ पे, विद द वैल्यू ऑफ I1 ऑफ हीलियम एटम। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हीलियम एटम का I वैल्यू पूछा जाता है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर किया जा रहा है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा He+। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ना लिख करके इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखूँ मैं यहाँ पे He+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, He+ में से एक इलेक्ट्रॉन और को बाहर, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर किया जाएगा, ये He+2 ये बन जा रहा है। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम एटम का जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे। और पूछा किसके लिए जा रहा है यहाँ पे है, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन He से He2+। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया यहाँ पे है, और इसके लिए पूछा जा रहा है तो मैं He से इक्वेशन देखना है जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, He से He+2 डायरेक्टली He से He+2 बनाना है, क्लियर है यहाँ पे है। और जब डायरेक्टली He से He2+,
ये क्या होगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो तुम्हें इक्वेशन दे रखा है वहां पे, ये कैसे मिल पाएगा यहाँ पे तुम्हें? इसके लिए तुम्हें इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, और इस ऊपर वाले दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इन दोनों को अगर ऐड करते हो, ये अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा He प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, He प्लस और He माइनस, सॉरी He प्लस और ये He प्लस, राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या तुम्हारा He और He प्लस 2, और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब लॉजिक देखना था यहाँ पे, मुझे इसके लिए बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जब डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि He प्लस का मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके जैसा कन्फिगरेशन आ गया इसका, इसका कन्फिगरेशन किसके जैसा आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। और तुम लोग कुछ पढ़े हो गए फिजिकल केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 13.6 इंटू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़े हो? यस सर। जो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि He प्लस आ गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक रिलेशन पड़े होगे वहां पे। अब इसमें 13.6 हीलियम है, तो हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 इंटू 2 4, और एन का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 1। हाइड्रोजन लाइक एटम आ रहा है तो एन का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 1, ये 1 आ जाएगा एन का वैल्यू। तो 13.6 इंटू 4, बताओ इसका रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टली याद भी होना चाहिए आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े हो। 13.6 इंटू 4 क्या है, 54.4, ये तो कई बार आया होगा वहां पे। अब इसी दोनों को ऐड करने के बाद ये थर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आ रहा था, यहाँ भी दोनों एनर्जी को ऐड कर दो यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ऐड करो 79। आई थिंक आंसर भी 79 आ रहा होगा। यहाँ पे इसके लिए दे रखा था, और जब ये He प्लस आ गया, जब हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया He प्लस, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तुम लोग पढ़ चुके होंगे एटम स्ट्रक्चर में, ये आ रहा था 54.4, और इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 79। ये इक्वेशन अपने मन से सोचना था यहाँ पे, तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन था, बट आगे अब याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे है हाइड्रोजन लाइक एटम, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो वहां पे सोचना कहीं ना कहीं ये फिर क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पे ये आ रहा होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे E5 की बात करें, यहाँ पे इसको प्रॉपर नोट कर लो सब लोग। अब E5 में तुम्हारा सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वहां पे E5 में। पहले कॉपी कर लिए इसको, आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, दोनों इक्वेशन लिखना था। E5 में देखो बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको लिखते जाना है वहां पे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ E5, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है, ये क्या होगा L प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए I1 का वैल्यू क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है I1, इसके जो वैल्यू है यहाँ पे डेल H का पॉजिटिव ही रहेगा 577.5 किलो जूल पर मोल। तो पूछा कि एक और इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे लास्ट में, देखते हैं वहां पे ये। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है, इसके लिए वैल्यू दे रखा है I1, ये क्या आ रहा है तुम्हारा I1। अब I2 की बात करें तो लास्ट देखने की कोशिश करता हूँ, ये क्या रहेगा तुम्हारा I2, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा L2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन।
L2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर किया जाए, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा IE3 L3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन और बाहर जा रहा है, और इसी तीनों को ऐड करना है यहाँ पे। नोट कर चुके हो, उसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हो यहाँ पे, अब इसके लिए कुछ अलग से नहीं दिया गया है IE2, बट I2 एंड I3 में रिलेशन दे रखा है। द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड I2 इज 2:3। इसका मान लेते हैं कि इसका क्या हो, कुछ वैल्यू जो भी हो x 2x, और इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा I2 का 2x x मान ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x, और इसी तीनों को ऐड करना है तुम्हें यहाँ पे, और इसी तीनों को ऐड करोगे यहाँ पे है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा L3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ऐड करोगे ये क्या होगा तुम्हारा, सिंपल इक्वेशन है, L प्लस हट जाएगा, L2 प्लस हट जाएगा, बचा क्या Al, और ये L3 प्लस बचा तुम्हारा, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए दे रखा है तुम्हें यहाँ पे डेल एच का वैल्यू फाइनली लास्ट में 5140 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव में। नहीं, I3 का नहीं दिया हुआ उसमें, तो तुम्हारा किसका दिया हुआ है, इक्वेशन देखो ध्यान से। I3 किसको बोलते हैं, जब L2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाए, तुम्हारा जो दे रखा है उसमें एल्युमिनियम, इक्वेशन देखने क्वेश्चन को ध्यान से, L गैसियस फॉर्म में और L से L3 प्लस बन रहा है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, यहाँ पे ये दे रखा है तुम्हें, ये I3 नहीं एक्चुअल में, ये क्या है तुम्हारा एल्युमिनियम से डायरेक्टली L3 प्लस बन रहा है, और I3 तुम्हारा ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है, ये तीनों का सम है इतना यहाँ पे। अब इसी तीनों को ऐड करना था यहाँ पे है, क्योंकि इसी तीनों का ऐड ये वैल्यू आ रहा है डेल एच फाइनल दिया गया है, ये करेगा 577.5 प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5140। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारा, और पूछा क्या जा रहा है इसमें, द वैल्यूज ऑफ I2, तो जो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x आ रहा था तो तुम्हारा I2 आ जाता है। निकालो, कैलकुलेट करो भी, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत किया तुम लोग, x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, $912.5, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू 912.5। अब यहाँ पे ये x आ गया, ये I2 नहीं है तुम्हारा, I2 का 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, वो क्या आ जाएगा 1825। आई थिंक आंसर ये आ रहा होगा तुम्हारा। अप्रोच कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को समझ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि ये सर I3 दिया हुआ है क्या, नहीं, ये तीनों का सम दिया हुआ है, L से डायरेक्टली L3 प्लस दिया गया है, तो L से L3 प्लस डायरेक्टली कैसे आएगा, इसको मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना था, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है सिंपली, तो मैं बच गया L और L3 पर बच गया यहाँ पे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके लिए दिया गया था तुम्हें, और निकालना था 2x के लिए। अगर यही तुम्हें पूछा जाता I3 का वैल्यू, I3 का पूछा जाता तो 3x, x का वैल्यू पता है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके I3 निकाल सकते हो। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, बट इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, सिंपली एक्स मान करके इसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन इसमें F3 F4, F3 में
amongst the following total number of correct statement। अब देखो इसमें किसी ऑप्शन में किसी स्टेटमेंट में अगर समझने में दिक्कत है तो वो भी बोल सकते थे यहाँ। चलो मैं देख लेता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट है। F3 की फर्स्ट की बात करो, यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है कि P3 माइनस H2 माइनस और आर्गन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सही है वो फर्स्ट तो सही है, क्योंकि फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन 8/18, सल्फर का 16 2 इलेक्ट्रॉन 8/18 और आर्गन तो 18 है। सेकंड, क्लोरीन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मैक्सिमम किसका होता है? क्लोरीन का। थर्ड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर बोरॉन का ज्यादा दिखाया गया, जबकि होता है किसका? बेरिलियम का, ड्यू टू फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो भी रॉन्ग है। एमंगस सोडियम हीलियम आर्गन एलिमेंट He है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हीलियम का क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा, सही स्टेटमेंट है वो भी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जाता है। अब हीलियम और आर्गन दोनों इनर्ट गैस है, इसमें कैसे सोचेंगे यहाँ पे? तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उसमें तुम्हारा डिक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? हीलियम के लिए। मैं लिखा भी रखा है कि मैक्सिमम पूरे फ्लूइड टेबल में ही बन सबसे ज्यादा किसका होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हीलियम का। हीलियम का मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वहां पे, तो भी सही स्टेटमेंट है। फोर्थ फर्स्ट सही था और फोर्थ करेक्ट आ रहा है इसमें। इसकी बात करें इसमें, आयरन एंड कोबाल्ट हैव नियरली सेम साइज। अब वहां पे साइज का जो मैंने एक्सेप्शन वाला पार्ट बताया हुआ था वहां पे, उसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो आयरन और कोबाल्ट का मैंने कुछ वैल्यू लिखा रखा था एक 3D एलिमेंट्स का, इसमें जब वैल्यू देखोगे तो आयरन और कोबाल्ट का नियरली सेम वैल्यू आ रहा था वहां पे। फिर से नोटबुक देखो वहां पे, तो जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था जहां पे मैं पढ़े थे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ पॉइंट वहां पे, वो भी फोर्थ ये फिफ्थ स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट it starts from yttrium 39। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा? जिसमें कि 4D एफ ब्लॉक, बिल्कुल एफ ब्लॉक कराता है वो, 4D एंड 5D। एफ ब्लॉक का नहीं बोल सकते उसमें, कराता है वो डी का ही, बट उसमें एफ एफ का पुअर शील्डिंग हो जाता है वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और एफ के पुअर शील्डिंग को जनरली किसके लिए होता है? 5D से स्टार्ट होता है, जबकि इथ्रियम तुम्हारा वो क्या आता है? 4D का ही एलिमेंट है, तो 5D में एफ आ जाता है वहां पे, जब 5D से पहले 4F आ जाता है। क्लियर है तुम्हारा? 4D तो पहले आता है एनर्जी वाइज, बट 5D से पहले 4F में इलेक्ट्रॉन आता है, और इसका इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग के कारण कोई इफेक्ट होता है, तो मेनली 5D से स्टार्ट होता है तुम्हारा ये इथ्रियम 4D का एलिमेंट है, जबकि वो स्टार्ट कहां से होता है? 5D से। दैट मींस ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या जाता है तुम्हारा? 145। चेक करो आंसर पीछे, शायद आई थिंक आंसर 3 होना चाहिए इसका। यस सर। तो सही है, ये 145 आएगा यहाँ पे। F4 की बात करें हम लोग यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नेगेटिव वैल्यू किसके लिए रहेगा तुम्हारा? लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब नियोन आ गया, नाइट्रोजन आ गया और बेरिलियम आ गया। ये सब क्या रहता है इसमें? ये फुल फील्ड और नाइट्रोजन हाफ फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू मैंने लिखा भी रखा है, नियोन का तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में रहता है, नाइट्रोजन बेरिलियम का भी क्या रहता है? 0, या इसको पॉजिटिव भी अगर बोला जाए तो वो भी करेक्ट है वहां पे। नाइट्रोजन और बेरिलियम का भी मैंने वैल्यू जो लिखा हुआ है वो 0 रहता है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है कुछ, या फिर 0 के आसपास रहता है वहां पे। इसमें भी अगर पॉजिटिव बोला जाए तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। दैट मींस बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन में एनर्जी रिक्वायर्ड ही रहेगा वहां पे, जबकि लिथियम, कार्बन और ऑक्सीजन में एनर्जी रिलीज हो पाता है। एनर्जी रिलीज का मतलब नेगेटिव में आ पाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी? लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। आंसर इसका भी 3 आ जाता है इसका। देखिए तुम्हारा F6 F7,
F6 में बोला जा रहा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेल एच इज पॉजिटिव। तो डेल एच पॉजिटिव किस में रहेगा, देखो एक यहाँ पे लॉजिकल पार्ट है ये भी। F6, अब यहाँ से नाइट्रोजन, अब जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर है, ध्यान से देखोगे कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड, जब आयोनाइजेशन एनर्जी होता है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है, दैट मींस वहां पे डेल एच हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर है, प्रोसेस आयोनाइजेशन एनर्जी हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट मींस वहां पे डेल एच हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये ऑप्शन, तो ये पार्ट जो आज में आ रहा है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर है, वहां पे है। ये में जो डेल एच का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि प्रोसेस के आयोनाइजेशन एनर्जी। डी की बात करें, डी में कौन सा प्रोसेस है, F6 का बी, इलेक्ट्रॉन गेन इन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें, क्लियरली दिख रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां पे क्या होगा, और वो किस में ऐड हो रहा है, नियोन में, वो तो पॉजिटिव रहता है, वो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव आएगा। सी की बात करें वहां पे है, सी में क्या आ रहा है, वहां पे NaCl, उसमें तुम्हारा क्या आ रहा है, वहां पे NaCl, और NaCl आ रहा है, इसकी आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे आगे। इसमें क्या हो रहा है, Na प्लस बन रहा है, और ये Cl माइनस। इसमें भी यहाँ पे एनर्जी लीड होता है, ये वो आगे पढ़ेंगे, ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, और आयनिक कंपाउंड जब ब्रेक होता है यहाँ पे, इसमें भी जो एनर्जी होता है वो लीड ही होता है, सॉरी, इसमें क्या हो जाए, उल्टा प्रोसेस आता है यहाँ पे। जब Na प्लस Cl माइनस से जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे है, इसमें एनर्जी लीड होता है, बट इसमें क्या होगा, तुम्हारा उल्टा प्रोसेस इसमें रिक्वायर्ड ही होता है, दैट मींस ये भी पॉजिटिव ही आता है, डेल एच पॉजिटिव। यहाँ पे डी में ये भी क्या आएगा, तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा। जब Na प्लस और Cl माइनस तो आयन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे एनर्जी लीड होता है, तो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, इसको याद रखना यहाँ पे है, इसमें भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए एक टर्म आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, उसमें ये चीजें डिटेल में आता है कंपाउंड्स के बारे में। डी ऑप्शन है O माइनस, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा ही, और O माइनस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस, और आयोनाइजेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होता है रिक्वायर्ड ही होता है, और जब एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट मींस ये भी पॉजिटिव। ये तो सब पॉजिटिव आ रहा था, आंसर चेक करो एक बार, आंसर 5 ही होगा इसका। हाँ मानस बताओ। सर फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी उधर माइनस क्यों लिखा जाता माइनस इसलिए देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का माइनस में कहीं नहीं रहता है उसमें, यहाँ पे जब पे जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है तो वहां पे वो क्या रहेगा, तुम्हारा पॉजिटिव लिखा रहेगा। तो क्लास नोट देखो, इसमें कहीं भी डेल एच को मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव में लिखा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन का तो डिफिनेशन ही है, रीड करो डिफिनेशन वहां पे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है वहां पे हमेशा, और एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब वो डेल एच पॉजिटिव, क्लियर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस जो भी है? हो यस सर। उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है, दैट मींस इंडोथर्मिक प्रोसेस, और डेल एच पॉजिटिव। बाकी एक सी में अगर कंफ्यूजन था तो सी को अभी याद रखना पड़ेगा, जब आयनिक कंपाउंड ब्रेक होता है दो पार्ट में Na प्लस और Cl माइनस, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। F7 की बात करें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज एनर्जी अपॉन गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है इसमें एनर्जी रिलीज हो, दैट मींस नेगेटिव में वैल्यू आया इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो किस केस में रहेगा वहां पे, यहाँ पे देखना कि एल्यूमिनियम, बोरॉन भी रहेगा, एल्यूमिनियम, सल्फर,
CS प्लस, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक सोडियम जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, सोडियम और फास्फोरस को क्या रहेगा वहां पे, हाफ फिल की तरह आ रहा है वहां पे, और हाफ फिल की तरह आ रहा है, इसका जीरो या फिर पॉजिटिव में ही रहता है वैल्यू इसका फास्फोरस का, इसमें तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और एल्यूमिनियम, बोरन, सल्फर, हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या आ रहा है, नॉन मेटल के कैटेगरी में, ये सब क्या होगा इस केस में यहाँ पे है, और ये मेटल है बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कैटायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, अट्रैक्शन होगा, इसमें एनर्जी रिलीज भी होगा, ये भी आ जाता है यहाँ पे। और इवन सोडियम, सोडियम की बात करें यहाँ पे, ये तो ना तो हाफ फील्ड ना तो फुल फील्ड है, ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे, नियॉन 3s1, ये भी एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ये 3s2 बन जाएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज ही होता है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे है, जीरो के आसपास ही रहेगा, बट इसमें एनर्जी रिलीज हो पाएगा। एक बार चेक करो आंसर क्या रहा है इसका, ये 5 ही आना चाहिए या 4, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 5 आ रहा होगा, चेक करो एक बार। सर 5। 5 है, तो ये 4 तो क्लियर था यहाँ पे कि ये चारों तो एनर्जी रिलीज होता है। सोडियम है यहाँ पे, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट यहाँ पे एक CS1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा यहाँ पे है, इजिली ऐड का मतलब यहाँ पे ये है कुछ ही एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जबकि ये चारों केस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या होगा इसमें, एक्सोथर्मिक तो रहेगा बट बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, दैट मीन्स कुछ भी अगर रिलीज हो रहा है दैट मीन्स वो भी आ पाता, ये भी सोडियम आ जाता, फास्फोरस नहीं आ पाएगा इसमें क्योंकि हाफ फील्ड है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है। चलो सही है, इसमें तो F6 में क्या आ रहा है, आ जाता तुम्हारा F6 और F7, सब क्वेश्चन तक तो ध्यान से करना रहेगा यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ भी लेते हैं आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टार्ट तो कर लें। तो ये दोनों सबसे आयोनाइज, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन ए और सेक्शन एफ, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में भी मिलने वाला और पेपर में भी आता है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यूज होता ही है, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा कुछ टेंथ में पढ़े तुम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेम सुने हो गए? सर। यस सर। तो ठीक है, पढ़ लिए तो कुछ तो पढ़े हो, तो कुछ तो याद भी होगा, इसका डिफिनेशन बस तुम लोग बता दो जिनको भी अगर याद है डिफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। सही है, बट वो तुम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है, बेसिक जो है इसका वो उसमें वो तो रिलेशन बता रहे हो, सही है वो इसे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या रहेगा, जितने पढ़े तो आयोनाइज एनर्जी का डिफिनेशन, शेयरिंग ऑफ एनर्जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ, क्या बताओ फिर से बताओ क्या क्लियर, सर टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी, चलो कुछ हद तक सही है, टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सही है वहां पर, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड है, मतलब दोनों सही है बट ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या आ रहा है, अट्रैक्ट। शेयरिंग वर्ड यहाँ पे यूज ना करके लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट, सही है इसमें। तो इसी को लिख लेते हैं प्रॉपर डिफिनेशन, जिनको पता है सही है, बाकी को लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी, और इसमें एक वर्ड यहाँ पे ऐड करना है तुम्हें, टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a relative tendency, electronegativity is a relative tendency of an atom
ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करता है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, to attract the shared electron pair. Towards itself. ये इसका डेफिनेशन है, समझते हैं इसको यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मींस कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का ही डेफिनेशन होता है बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में आ पाता है। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक एग्जांपल से देखें इस केस में, मान लेते हैं कि कोई भी, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो एक सिंगल एटम के लिए नहीं रहता है, वो कम से कम वहां पे क्या होगा, दो एटम होगा जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि कोई दो ए बी मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये कोई, और ए बी मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ए और बी। अब देखना ये जो बॉन्ड बन रहा है तुम्हारा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस बी एटम का और दूसरा एक इस ए एटम का, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो इक्वल शेयरिंग हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे हम अगर एज्यूम करें कि जो बी है यहाँ पे, और इसको शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे इस पे से तो लिख लोगे ई एन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे इंडिकेट करते हैं ई एन, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। देखते हैं किसका ज्यादा होता है, वो हम लोग बाकी आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो ए से, तो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, इस जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका जो टेंडेंसी होगा अट्रैक्ट करने का बी की तरफ ज्यादा रहेगा। अब देखना ध्यान से, अब ए का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी पे नहीं चला जाता है, सिर्फ टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का बी का, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है। किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है आगे देखेंगे। और बी का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो टेंडेंसी होगा अट्रैक्ट करने का, दैट मींस बी की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्टेड होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन। और बी की तरफ अगर ज्यादा अट्रैक्टेड है तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो लोग इस टाइप से डेल से दिखाते हैं, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव क्यों नहीं, ए का जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीटली बी पे चला जाता, तब तो बी पे नेगेटिव आएगा। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। और जब बी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है तो बी पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जितना बी पे पार्शियल नेगेटिव उतना ही ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है यहाँ पे। और ये चार्ज डेवलप क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है उसके चलते यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाता है। और यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उसको बोलते हैं लोग नेगेटिव डाइपोल। तो क्या वर्ड यूज करता हूँ, नेगेटिव डाइपोल, और इसको क्या बोलता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव डाइपोल। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल में, ये तो हम लोग जनरल एग्जांपल ले रहे थे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे HCl हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो आगे लोग देखेंगे तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। और क्लोरीन का अगर ज्यादा होता है यहाँ पे, ये जो H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलने का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस एरो का मीनिंग क्या है, मैं जो एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एरो का मीनिंग है कि जो अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है,
डी की तरफ, यहाँ पे किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, Cl के तरफ, तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये जो चार्ज हम लोग दिखा पा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण दिखा पा रहे हैं, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्ज डेवलप हो पाएगा यहाँ पे। तो ये तो देखेंगे कि इस एटम का कितना रहा था वैल्यू, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गया, जिसका भी इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अट्रैक्शन होगा उसी एटम की तरफ ज्यादा होगा वहाँ पे। और जिसके तरफ अट्रैक्शन होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव डायपोल या फिर पॉजिटिव डायपोल भी इसको बोला जाता है। इसको कॉपी करो यहाँ तक पहले। सर जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम रहता है, जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव उतना इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, अगर लिख भी सकते हो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है वहाँ पे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कैसे होता है, क्या रहता है, किस एटम का वैल्यू क्या रहता है, तो आगे हम देखते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर ही लिख लोगे, एक पॉइंट और भी, यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे मैं वैल्यू बताऊं यहाँ पे, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो 3 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो 2.1 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्लोरीन का ही ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि जब दो डिफरेंट एटम के बीच में ये बॉन्ड आ रहा है, और जब दो डिफरेंट एटम होगा उसके बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम रहेगा ही रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है तुम्हें, लेकिन वो समझेंगे भी, कि किसी दो एटम के बीच का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेल ई एन, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है इलेक्ट्रोनिटी का HCl में 0.9, क्या है डिफरेंस 0.9। तो डिफरेंस अगर जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा हो डिफरेंस इलेक्ट्रोनिटी का, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है कि दो एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल हो और दोनों एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ आ रहा हो, जीरो नहीं हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या रहता है, पोलर मॉलिक्यूल। और यही अगर तुम्हारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो आ जाए तो बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो, मान लो कि Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा, इसका भी, ये तो दोनों सेम ही एटम है, इसका भी 3 और इसका भी 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो। और जब डिफरेंस 3 - 3 जीरो आ जाएगा, और डिफरेंस जीरो आ गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जबकि HCl क्या है तुम्हारा, पोलर मॉलिक्यूल। ये पॉइंट क्लियर है। आगे देखेंगे किस एटम का वैल्यू कितना है, बट अगर एटम का वैल्यू अगर मान लो कि दिया गया इलेक्ट्रोनिटी का, क्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1 है, उसमें से पता करना कि कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर। तो जो HCl है वो तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें पोलरिटी डेवलप हो पाता है, पोलरिटी डेवलप मतलब उसमें चार्ज डेवलप हो पा रहा है, और जब चार्ज डेवलप हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और जो नीचे वाला है Cl2 एग्जांपल है इसका, Cl2 वाला एग्जांपल था यहाँ पे,
इसमें डिफरेंस ही क्या आ गया, 0, दैट मींस ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको बस यहाँ पे क्लिक करके याद रखो। बाकी पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन वैल्यू पोलर कैसे मॉलिक्यूल, डिराइव कर? हाँ बताओ। सो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते? वो मैं बताता हूँ अभी आगे, तो कैसे आता मैं बताता हूँ उसके। बट मान लो कि यहाँ पे दिया गया है तुम्हें, और उसके बाद पूछा है कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोरीन का वैल्यू 3 होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, और ये 2.1, तो फिर हम लोग गेस कर पाएंगे कि ये पोलर है या नॉन पोलर। क्लियर है? अगर वैल्यू तुम्हें मान लो दे दिया गया है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, उसके लिए ये लॉजिक है यहाँ पे। बट ये जो लॉजिक है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, जब 2 ही एटम है उस मॉलिक्यूल में, HCl Cl2 टाइप का। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, 2 से ज्यादा एटम होगा, तो उसके लिए अलग कंसेप्ट आता है, डायपोल मूवमेंट। एक आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो डायपोल मूवमेंट में वो आ पाता है। सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए दोनों मॉलिक्यूल सेम चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, Cl2 डायएटॉमिक के लिए अगर 2 एटम में आ रहा है। बाकी अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो कुछ भी हो सकता है, वो आगे का पार्ट है। बट अगर 2 ही एटम है उस मॉलिक्यूल में, जब दोनों एटम सेम होगा तभी वो नॉन पोलर हो पाएगा, और दोनों डिफरेंट होगा तो फिर वो पोलर आ पाएगा। ये जो नॉन पोलर आता है वो क्या आता है, मेनली होमो एटम। कभी एक टर्म भी यूज किया जाता है, होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। बस ये टर्म है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मींस 2 एटम, और होमो का मतलब क्या है, सेम। ये सेम एटम रहेगा तो उस केस में क्या हो, नॉन पोलर। तो होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो भी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ये है, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में कुछ रिलेशन है या नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या जो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी था वो भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करता था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऐड हो जाता था एटम में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है यहाँ पे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पे। यहाँ तक कॉपी करो पहले, वो एक नोट भी लिखते हैं अभी। सर वो आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में बोला था, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो होती है क्या, अगर वो कोवैलेंट हो गए तो? मतलब वो कोऑर्डिनेट वाले थे ना? बिल्कुल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी एक स्पेशल टाइप होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, बिल्कुल वहां पर भी शो होगा। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट भी वन कर सकते हैं नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में, जो कि हम लोग सीखेंगे भी केमिकल बॉन्डिंग में। तुम लोगों को बुकलेट मिला या नहीं मिला केमिकल बॉन्डिंग का? नो सर। केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट अगर नहीं मिला है तो सेंटर पे जाके ले लोगे। आई थिंक कुछ लोग ले भी चुके हो केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट। यस तो ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। केमिकल बॉन्डिंग को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आगे देखेंगे हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ठीक है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वहां पर भी ये चीज हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो वहां पे एप्लीकेबल होगा, बट आयनिक बॉन्ड के लिए नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग शेयरिंग होता ही नहीं है वहां पर। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस यस सर। सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यस सर। नेक्स्ट है, इसमें एक नोट लिखना है। नोट तुम्हारा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 1 मिनट लास्ट साइड देखो ना। एक मिनट,
इसमें आदित्य पूछ रहे हो सर केमिकल बॉन्डिंग आते आते ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए क्या? आई होप इतना जल्दी हो जाए। देखते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन हो, बट इसमें और इवन नासिक में भी कई जगह ऑफलाइन शुरू भी हो चुका है जो छोटे लेवल के हैं जहाँ पे कम स्टूडेंट्स हैं। बट यहाँ पे होगा कि अगर देखिए मॉर्निंग में सारा 12th का बैच मॉर्निंग में ही है, हमारा बैच मॉर्निंग में, अर्ली जे मॉर्निंग में है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट 250-300 ज्यादा हो जाते हैं तो फिर एक साथ क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब तक परमिशन नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है वहाँ पे, इसलिए हम लोग अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। बट जैसे परमिशन मिलता है तो हम लोग जल्दी से चाहेंगे कि नेक्स्ट डे से तुम्हारा ऑफलाइन शुरू हो। तो इसको नोट जल्दी से। चलो नोट कर लिए इसको। यस सर। तो ठीक है, बस एक नोट है उसको देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी both measures the power of attracting electron. Power of attracting electron. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी वही क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। बट कुछ डिफरेंस है दोनों में। बट फर्स्ट पॉइंट इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड फॉर isolated atom, isolated atom. Electron affinity is defined for isolated atom, while electronegativity En, electronegativity is defined for bonded atom. ये फर्स्ट डिफरेंस है इसमें दोनों में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता था वो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के हम लोग डिफाइन करते थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बॉन्डेड एटम, दैट मींस सेट का मतलब क्या है, दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रहा हो। दैट मींस जो बॉन्डेड एटम होगा तो बॉन्डेड एटम में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डिफाइंड होता है वो आइसोलेटेड एटम, किसी एक सिंगल एटम में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर पाएंगे, जबकि ये रिलेटिव टेंडेंसी होता है। तो जब रिलेटिव टेंडेंसी होगा तो फिर वो बॉन्डेड एटम में ही पॉसिबल हो पाएगा। Second point, electron affinity is absolute term. Electron affinity is an absolute term and has proper unit while electronegativity is a relative concept and has no unit. ये दो बेसिक डिफरेंस इसको याद रखना है यहाँ पे। जब एब्सोल्यूट टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होता था वहां पे, रिलीज हो रहा था ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और जब एनर्जी आएगी, एनर्जी का एक प्रॉपर यूनिट होता है, किलो जूल पर मोल हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आ रहा है वहां पे, उसका एक प्रॉपर यूनिट होता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये दो बेसिक डिफरेंस इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, इसमें हेडिंग डाल के छोड़ दो इसमें।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किन किन फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, इसमें क्या रिलेशन आएगा तो चीजें देखना रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक ही रखते हैं, इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस पे। और जब भी टाइम मिलता है कि आज कुछ होमवर्क नहीं है तो मैं जो स्टार्टिंग में पढ़े थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ऐसा नहीं कि अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो ऑर्गेनिक को बिल्कुल भूल गए। तो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको भी रिवाइज करते रहना है, पीओसी वगैरह को। कर ली, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। तो ठीक है, कॉपी कर लिए, फिर हम सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे। बाय सर। ओके, बाय। बाय।